नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत हम करेंगे 9 बजे के इस बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां केंद्र सरकार ने खाद की सब्सिडी बढ़ाई है। DAP खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ाई गई है। किसानों को DAP पर अब 1200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी सरकार। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद के दाम बढ़ाए थे, लेकिन अब इस पर सब्सिडी दी गई है। DAP खाद पर सब्सिडी अब आप मानकर चलिए 140% बढ़ाई गई है सरकार के द्वारा। यानी कि जो खाद के दाम बढ़े थे उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी किसानों को। स्टार जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। स्टार, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ या देश का कोई भी राज्य, DAP खाद को लेकर ये मसला चल रहा था कि सरकार ने इसके दाम बढ़ा दिए। लगातार इस पे कई टीवी डिबेट्स भी हुई, कई अखबारों में भी छपा, कई लोगों ने सवाल भी उठाए, यहां तक कि कांग्रेस मुखर भी हो गई थी। लेकिन एक बात ये सामने आती है कि 14,775 करोड़ रुपए पूरे सरकार इस पर खर्च करेगी अतिरिक्त व्यय, जो कि 1200 रुपए सब्सिडी बनती है प्रति बोरी पर। देखिए, ये कहीं ना कहीं किसानों के हित में फैसला लिया गया है। लगातार सरकार के ऊपर दबाव था कि किस तरीके से एक तरफ सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही थी और ऐसे में महंगी खाद के चलते किसानों की आय पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा था। सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बना। विपक्ष ने भी बात उठाई थी टीवी चैनल के माध्यम से, हमने भी अपने चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था किसानों के महंगाई को लेकर, जिसके बाद आज सरकार ने फैसला लिया है कि DAP खाद पर जो सब्सिडी अभी तक सिर्फ 500 रुपए दी जा रही थी, उसको बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरा कर दिया गया। मतलब 140% की बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों को ये फायदा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ने के बावजूद किसानों को जो पुराने दाम थे उसी दाम पर सब्सिडी खाद मिलते रहेंगे और इससे किसानों को अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इस अतिरिक्त लेकिन एक बात यहां समझनी होगी, NPK के रेट को लेकर कोई शायद इस पर कोई सुझाव या इसकी कोई खबर? देखिए, इसमें जो खाद के दाम थे 140% की सब्सिडी बढ़ाई गई है। इसमें मौजूदा स्थिति में बात करें तो जो दाम थे, जो 1700 रुपए करीब बोरे का था, जिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जिसमें बढ़ोतरी हुई थी, और उसके बाद ये दाम पहुंच गए थे करीब 2300-2400 रुपए के आसपास। इसके बाद मतलब सब्सिडी के बाद भी किसानों को 1900 रुपए पड़ रहा था। मतलब यदि पुराने रेट से बात करें जाए तो लगभग 700 रुपए अतिरिक्त देना पड़ता था। तो इस तरीके से सरकार ने जो सब्सिडी का फैसला लिया है, 140% सब्सिडी बढ़ाई है, उससे किसानों को अब ये जो खाद है वापस 1200 रुपए की कीमत पर ही मिलेगी। जी चलिए स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और कोरोना के कथित टूलकिट को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर रायपुर में कांग्रेस ने पूर्व CM रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को चुनौती दी है कि JP नड्डा के ट्वीट को पार्टी के सभी नेताओं ने रीट्वीट किया है। दम है तो सभी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करें। कोरोना के कथित टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने जमानती और गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। इस मुद्दे पर रायपुर में NSUI, यूथ कांग्रेस और रायपुर कांग्रेस कमेटी ने पुलिस को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग के संबंध में पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर कांग्रेस अनुसंधान विभाग की जाली लेटर हेड में मनगढ़ंत फेक न्यूज साझा कर देश में सांप्रदायिक हिस्सा फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया है। ऑक्सीजन से लेकर के गंगा तक की लाशों को अपनी आंखों से देखा और उस व्यवस्था में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता थी उसमें काफी गिरावट आई। भारतीय युवा कांग्रेस को जिस तरीके से बदनाम करने का काम संबित पात्रा और उनके गुर्गों द्वारा किया गया, उसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं और उसी को लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पर FIR दर्ज कराने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, इन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक टूल किट प्रसारित किया था। तो कांग्रेस ने पार्टी ने अपने आवेदन पर से इसे फेक करार दिया है, मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस की टूलकिट मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार को चुनौती दी है।
दोनों नेताओं ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्वीट को पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रीट्वीट किया है। इस स्थिति में पूर्व सीएम रमन सिंह पर एफआईआर क्यों की गई है? अगर कांग्रेस सरकार में हिम्मत है तो सभी भाजपा नेताओं पर एफआईआर करें। बीजेपी आरोपों पर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि भाजपा के खिलाफ में कोई बात करे तो देशद्रोह हो जाता है। भारत को बदनाम करने का पूरा साजिश इस टूल किट में है, जिसका पर्दाफाश हो गया है और पर्दाफाश होने पर कांग्रेस बौखलाई है। ओछी राजनीति है इसकी। भारतीय जनता पार्टी भरपूर निंदा करती है, भर्त्सना करती है। एफआईआर कराना चाहते हैं तो आप करा लें। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी में दम है तो भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं, डॉक्टर रमन सिंह सहित जिन्होंने इसको रीट्वीट किया है, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। हम गिरफ्तारी देने तैयार हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारे घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम थाने जाएंगे गिरफ्तारी देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी तो ऐसी मानसिकता के हो गए हैं कि मान लीजिए उनके संदर्भ में कुछ भी बोला तो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि देशद्रोह हो गया है। कथित टूलकिट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग रखी गई है। देखने वाली बात होगी कि ये सियासी तूफान कब थमता है। रायपुर से स्टार जैन और सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और छत्तीसगढ़ में खराब वेंटिलेटर मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आमने सामने हो गए हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा है कि कब और कितने वेंटिलेटर राज्य को केंद्र से प्राप्त हुए हैं, खराब वेंटिलेटर के लिए कब और किनको राज्य सरकार ने पत्र लिखा। इन सभी सवालों का सरकार जवाब दे। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब वेंटिलेटर मिला तब इंस्टॉल क्यों नहीं किया गया। जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा तो इस पर सरकार को वेंटिलेटर इंस्टॉल करने की याद आई। इन सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को सभी जानकारियां मिल जाएंगी। हमने वेंटिलेटर कब और कहां लगाए हैं इसकी जानकारी दे सकता हूं। वेंटिलेटर खराब होने की जानकारी देने के लिए संबंधित कंपनियों को कितनी बार पत्र लिखा गया है, बृजमोहन अग्रवाल को यह दिखा सकता हूं। सिंहदेव ने कहा कि विपक्ष के बड़े नेताओं को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। सर, मैं जब वेंटिलेटर केंद्र सरकार से इनको मिलने के बाद में उसको इंस्टॉल कराना था, इन्होंने इंस्टॉल कराया नहीं, ना खोल के उन्होंने देखा, वो ऐसा ही पड़ा रहा। यहाँ आने के बाद में जिस कंपनी ने उसको सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद में आखिर खोल के देखने के बाद में उन्होंने किया क्यों नहीं उसको? ये दस्तावेज है मेरे पास में, डिस्प्रिंट ऑफिशियल पार्टी फाइल। ये कांग्रेस पार्टी ने ये दस्तावेज है जिसमें कांग्रेस पार्टी के पंजे का निशान भी लगा हुआ है, इनकी रिसर्च विंग का नाम लिखा हुआ है। बृजमोहन जी जो चाहेंगे सारी जानकारियां मिल जाएंगी। उनके स्टेटमेंट आए कि तैनाती नहीं किए गए, तो यानी कम से कम ये सीनियर लीडर्स हैं, प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतनी जिम्मेदारी तो रखनी चाहिए कि सही तथ्य लेने। वेंटिलेटर आए तो तैनात किए गए कि नहीं, हमने गोडाउन में बंद करके रखे, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज 3 संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत बस्तर विश्वविद्यालय का नाम अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय होगा। इसी तरह बंदी संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ विद्युत संशोधन विधेयक 2021 को भी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इन तीनों विधेयक का इंतजार राज्य सरकार को काफी वक्त से था। एटीन प्लस वैक्सीनेशन मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को शुक्रवार तक दोबारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट में जो शपथ पत्र पेश किया उसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि उन्होंने टीकाकरण अभियान में कभी भी वर्गीकरण नहीं किया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार हमें गुमराह करने की कोशिश ना करे। इसके साथ ही अपने शपथ पत्र में सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारियों के टीकाकरण सेंटरों में बचे हुए वैक्सीनेशन का
दूसरे वर्ग के सेंटरों में इस्तेमाल के लिए किए जाने की कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को शुक्रवार तक दोबारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। जबलपुर और सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों के कनेक्शन छत्तीसगढ़ से जुड़ने की खबर दिखाए जाने के बाद रायपुर पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। सूरत की आदिनाथ डिस्पोजल से 200 इंजेक्शन मंगाने वाली रायपुर की डायमंड एजेंसी के संचालक पंकज जैन को बुलवाकर पूछताछ कर सकती है। IBC 24 की खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आए ड्रग और पुलिस विभाग ने एजेंसी संचालक से ऑर्डर और भुगतान के दस्तावेज मांगे हैं। हालांकि एजेंसी संचालक ने 3 मई को ही 200 इंजेक्शन ऑर्डर और भुगतान के बावजूद नहीं मिलने की लिखित शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने कोर्ट जाने की सलाह दी थी। पुलिस अभी अपने स्तर पर इस बात की जांच में जुटी है कि कोई भी दवा एजेंसी ने सूरत की इस आदिनाथ डिस्पोजल को ऑर्डर तो नहीं दिया था। जल्द ही डायमंड एजेंसी के संचालक से भी पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें कि जबलपुर में गिरफ्तार आरोपी सरबजीत सिंह मोखा से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासों में छत्तीसगढ़ से भी कनेक्शन की बात सामने आई थी। मीडिया के माध्यम से ही हमको जानकारी उसमें मिली थी और उसमें हमने अपनी जांच शुरू की है। इसमें संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अभी तक जबलपुर पुलिस से इस तरह की कोई अधिकृत जानकारी हालांकि नहीं मिली है, फिर भी हमने इसमें जांच शुरू कर दी है और हमारी टीम जांच कर रही है। जिनको भी आवश्यकता होगी सभी से पूछताछ किया जाएगा और इसको हम तस्दीक कर रहे हैं। कोरोना मरीजों को इलाज के दौरान दी जाने वाली कई दवाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों में जिस तेजी से ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं, उसके लिए बड़ी वजह इन दवाओं के बेजा इस्तेमाल को माना जा रहा है। राजधानी के डॉक्टर मान रहे हैं कि स्टेरॉइड के अत्यधिक इस्तेमाल और रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमेब जैसी दवाओं के धड़ल्ले से इस्तेमाल ने मरीजों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कर दी है और कम कर दी है। ऐसे में लोग अब बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। खासतौर पर ब्लड शुगर, किडनी और हार्ट से बीमार कोरोना मरीजों में इन दवाओं के इस्तेमाल ने ब्लैक फंगस के खतरे को बढ़ा दिया है। डॉक्टर यह भी कह रहे हैं कि आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन जैसी दवाओं के इस्तेमाल से लोगों में फंगस के खतरे बढ़े हैं, क्योंकि इन एंटीबायोटिक दवाओं के चलते शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो गए जो इन फंगस संक्रमण को रोकते थे। इनकी कमी ने लोगों में फंगस संक्रमण के खतरे को बढ़ाया है। अब ये तमाम डॉक्टर कोरोना इलाज के लिए दवाओं के सख्त प्रोटोकॉल को मानने पर भी जोर दे रहे हैं। सरगुजा जिले में कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी मामले में डॉक्टर समेत इस मामले में संलिप्त स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मुश्किल बढ़ने वाली है। संयुक्त स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद सरगुजा कलेक्टर ने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। 2 मई को सरगुजा जिले के कमलेश नेत्रालय में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को अनाधिकृत रूप से वैक्सीन लगाए जाने की शिकायत प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हॉस्पिटल को सील कर दिया था। अवैधानिक रूप से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा था, जिसको एसडीएम के द्वारा जांच करके प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया गया था। शासन से उस प्रतिवेदन के अवैधानिक रूप से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा था, जिसको एसडीएम के द्वारा जांच करके प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया गया था। शासन से उस प्रतिवेदन के उस अवलोकन में यह आया है कि इन पर एफआईआर करना है। साथ में कुछ और स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, उसी में कार्रवाई के लिए सीएमएचओ को प्रेषित कर दिया गया। जिले में ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत के बाद ब्लैक फंगस पर IBC 24 की खबर का असर दिखने लगा है। जिला प्रशासन एक्शन मोड पर है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि ब्लैक फंगस बीमारी से ग्रसित लोगों को पता लगाकर इलाज मुहैया कराया जाए। वहीं डॉक्टरों ने 2 लोगों का सफल ऑपरेशन कर जान बचा ली है। ब्लैक फंगस की वजह से मरीज की आंखों की रोशनी चली जाती है। उसके पहले ही चिकित्सकों से सलाह लेकर दोनों मरीजों ने ऑपरेशन करवा लिया। अब उनकी स्थिति बेहतर है। आपको बता दें कि जिला स्वास्थ्य विभाग मरीजों का आंकड़ा जुटा रहा है। जिले में ब्लैक फंगस के 9 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ब्लैक फंगस ऑपरेशन के बाद मरीज को जो दवाई दी जानी है वो मार्केट में नहीं मिल रही है। असल में इन दवाओं का उत्पादन कम होता है, जिसकी वजह से इसकी दर भी अधिक होती है। अब मरीज बढ़ रहे हैं तब दवा कम पड़ रही है। हाँ, उपचार के लिए तो हमारे यहाँ से कुछ
स्टोर्स में रिजर्व करके रखे थे, जिसको इंजेक्शन वगैरह लगाया गया है। हम लोगों ने डिमांड किया है इसके लिए CGMSC को, आएगा तो उपलब्ध कराएंगे। अभी इस वर्तमान में मेडिकल कॉलेज रायपुर और सिम्स में दवाइयाँ उपलब्ध है और वहाँ इलाज भी चल रहा है। दुर्ग जिले में 17 मई से 31 मई की देर रात तक कुछ छूट के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। छूट में व्यवसाय को अलग अलग दिन में बांटकर चालू करने के निर्देश दिए गए, लेकिन लगातार नियमों का उल्लंघन कर चोरी छिपे व्यवसाय जारी है, जिन पर अब जिला प्रशासन की सख्ती भी नहीं दिख रही है। निगम प्रशासन महज हिदायत देने की खानापूर्ति कर रहा है। ऐसे में बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ गई है। जिन दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलते ही निर्धारित किया जाएगा और आज भी कुछ दुकानें खुली नजर आई, जिनके ऑटो पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही कृषि कार्य से जुड़े उपकरण के नाम भी दूसरे व्यवसाय के साथ निरंतर खुलना जारी। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अपने वादे के अनुसार उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को न ही समझाइश दे रहा है और न ही संक्रमण से बचाव की व्यवस्था पर निगरानी कर रहा है। 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली हुई है, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई है कि अपनी सुरक्षा हम स्वयं करें, लोगों की भी सुरक्षा करें, मास्क पहने, डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करें। तो ये गाइडलाइन हमारे प्रदेश की तरफ से आई हुई है। केशकाल के विश्रामपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसकी पड़ताल के लिए आज IBC 24 की टीम अस्पताल पहुंची। अस्पताल के OPD खुलने का वक्त सुबह 9 बजे है, लेकिन 9:15 बजे तक कोई भी डॉक्टर ना तो वहां पहुंचा और ना ही दूसरे कर्मचारी पहुंचे, जिस पर मामले की जानकारी तहसीलदार आशुतोष शर्मा को दी गई। उन्होंने तत्काल अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। सुबह 9:45 पर BMO UN ध्रुव और ड्यूटी डॉक्टर पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में जिंक सल्फेट की एक्सपायरी दवाइयां भी मिली, जिसे तहसीलदार ने पंचनामा बनाकर जब्त कर लिया। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही पर डॉक्टर और कर्मचारियों को फटकार लगाई। उस बच्ची को खिलाने वाला था, तो उसी समय जो है ना, मैं अचानक देखा 2020 का एक्सपायरी मिला मेरे को। मैं सोचा कि इस टाइप का कैसे दे रहे हैं, ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में क्यों लापरवाही हो रहा है। हॉस्पिटल में कितना समय से आया हो? 9 बजे से। क्या यहाँ पे डॉक्टर लोग हैं या चेक करने वाले? तो इतने दिख रहे थे, आए तब डॉक्टर लोग। क्या चेक कराने आए? कोरोना एक्सपायरी डेट वाला दवाई बाहर कोरोना पेशेंट को दिया गया है। ये इसमें फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और जो दवाई वितरण कक्ष में कर्मचारी लोग की लापरवाही है। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। कोरोना से स्वस्थ होने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन एक्सपर्ट ने तैयार की है रणनीति। पहले डोज के बाद संक्रमण हुआ तो 3 महीने बाद दूसरा डोज लगेगा। प्लाज्मा और एंटीबॉडी लेने पर भी 3 माह बाद वैक्सीनेशन। जी हां, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के दिन से वो गिनती शुरू होगी। अन्य गंभीर बीमारियों में भी 4 से 8 माह बाद वैक्सीनेशन होगा। विनय वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनय, वैक्सीनेशन को लेकर अब एक नया नियम आया है। कोरोना से स्वस्थ होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन एक्सपर्ट ने यह रणनीति तैयार की है। पहले डोज के बाद संक्रमण हुआ तो 3 महीने बाद दूसरा डोज लगेगा। और जिन्हें पहला या दूसरा डोज नहीं लगा है, क्या अगर उन्हें कोरोना हुआ है तो उनको भी 3 महीने बाद लगेगा? इसको लेकर जरा स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, भारत सरकार ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वो वैक्सीनेशन के लिए है। इसमें कहा गया है कि जो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो ग्लोबल जो रिसर्च किया गया है, जो सभी जगह से जो चीजें आई हैं, उसको मिलाकर के एक रणनीति तैयार की गई है। और वो ये है कि जब कोई भी अगर आप संक्रमित होते हैं तो उसके 3 महीने बाद ही आपको वैक्सीन लगेगा। अगर एक डोज लग गया है और उसके बाद अगर आप संक्रमण पाते हैं तो आपके ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लग जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा कहे कि 13 महीने बाद अगर कोविशील्ड की है, 28 दिन बाद कोवैक्सीन की है, अगर ये बिल्कुल उस समय अगर संक्रमण होता है तो ये जो मानक है वो टूट जाएंगे। इसके अलावा ये बताया गया है जो गर्भवती माताएं हैं वो भी अब जो शिशुवती माताएं हैं वो भी अपना वैक्सीनेशन करा सकेंगी। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आप अगर अपना कोरोना का टीका लगवाया है तो उसके 14 दिन बाद
आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप कोविड-19 अगर संक्रमण मिला है तो आपके RT-PCR टेस्ट अगर निगेटिव आता है और उसके 14 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई आज प्लाज्मा या किसी तरह से एंटीबॉडी अगर आपके अंदर शरीर में प्रवेश की गई है तो भी आपको 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में ये भी बताया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या आप उसके कारण से ICU में एडमिट थे तो आपको 4 से 8 सप्ताह रुकना पड़ेगा वैक्सीन पाने के लिए। तो ये तमाम गाइडलाइन है। ये माना जा रहा था कि कई बार लोग जो ये सब कारणों से जो वैक्सीन लगवा लेते थे और मौत का जो संख्या है वो कहीं ना कहीं रहता था। कई बार ये सिखाया जाता है कि वैक्सीन लगने के बाद मौत हुई है, लेकिन इस बार रिसर्च में ये पाया गया है कि वैक्सीन के कारण से अगर लोग किसी तरह से संक्रमण न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है ताकि जो मौत है वो न होने पाए और संक्रमण के कारण से किस तरह से लोगों को परेशानी न हो और वैक्सीन का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके, वैक्सीन अधिक से अधिक लोगों में बेहतरी के लिए डाला जा सके। इन तमाम चीजों के लिए गाइडलाइन आई है और इसका पालन करने के लिए सभी राज्यों को कह दिया गया है। शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। जशपुर जिले में एक महिला SDM पर आरोप और कार्रवाई की मांग के मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि SDM के खिलाफ उनके अधीनस्थ 3 तहसीलदार, 3 राजस्व निरीक्षक और 30 पटवारी लामबंद होकर SDM की शिकायत कलेक्टर से कर रहे हैं। बगीचा SDM ज्योति बबली कुजूर पर रिश्वत मांगने, होली में 2 लाख रुपए नगद, घर के सामान का बिल भुगतान और घर के खाने के लिए चिकन, मटन और कबूतर मंगवाने का भी आरोप लगा है। इस मामले में पटवारी संघ के अध्यक्ष ने मांग की है कि बगीचा SDM ज्योति बबली कुजूर को पहले पद से हटाया जाए और फिर बाद में मामले की जांच शुरू हो। और हमारे साथियों द्वारा बताया गया कि प्रत्येक पटवारी 7,000 रुपये के हिसाब से जमा करेंगे, इस तरह की बातें हुई थी। हम चाहते हैं कि इस पर जांच हो और जांच से पहले सबसे पहले तो मैडम को जिला में अटैच कर लिया जाए ताकि यहाँ जो भी जांच टीम आती है उनके सामने हमारे साथी जो प्रताड़ित हैं वो अपना स्पष्ट बयान दे सकें। बगीचा के मामले में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिनको 1 सप्ताह के भीतर जांच करके रिपोर्ट देना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।